बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एडेक्समी स्कूल्स ऑनलाइन प्रोजेक्ट के तहत क्लास 8 का जनरल साइंस का एसएनसी सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। तो बच्चों देखिए, ये तीन चीजें हैं यहाँ पे। वेरिएशंस, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि सेल डिवीजन वेरिएशंस और हेरिडिटी में क्यों डाली गई है। हम देखते हैं कि किसी भी जानदार के जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं। कुछ उनकी करैक्टर्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, कुछ करैक्टर्स मिलती जुलती होती हैं और कुछ करैक्टर्स उनकी चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी फादर का जो बालों का कलर है वो अगर ब्राउन है, हो सकता है उसे उसके किसी बच्चे का ब्राउन हो और हो सकता है किसी का ना हो, क्योंकि उसकी जो मदर है उसका ब्लैक होगा, या फिर उसके फादर के फोर फादर में ब्लैक होगा किसी का, अगर मदर का भी ब्राउन है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो भी करैक्टर्स किसी बच्चे में आती है वो उसके फादर या फोर फादर से होके आती है, वो डायरेक्टली नहीं आती। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी चेंज आती है जो उसके फोर फादर में भी नहीं थी तो वो कोई वेरिएशन हो सकती है। एक तो डायरेक्टली करैक्टर आता है, जैसा पेरेंट्स में होता है वैसे बच्चों में आ जाता है, माँ से आ गया, बाप से आ गया, या माँ के वालिदैन से आ गया या बाप के वालिदैन से आ गया, फोर फादर से। और कुछ ऐसे होते हैं कि नए करैक्टर पैदा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्लड की बीमारी है, पहले किसी में नहीं थी खानदान में। डायबिटीज है, खानदान में कहीं नहीं थी। कुछ और, हीमोफीलिया लाइक ब्लड की बीमारी समझ लें इसको, कि ये फोर फादर से होती हुई किसी न किसी बच्चे तक आती है, या फिर अगर फोर फादर्स में नहीं भी थी तो किसी में अगर पैदा हो गई है तो ये कोई ना कोई चेंज आई है, इसको हम वेरिएशंस कहते हैं। और हेरिडिटी क्या है? यानी एक प्रोसेस है कि पेरेंट्स से करैक्टर्स बच्चों तक ट्रांसफर होते हैं, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो वो वाले करैक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं उनको हम हेरिडिटी करैक्टर्स कहते हैं। अब देखते हैं कि सेल डिवीजन को इसमें क्यों डाला है। आपने 7 क्लास में या 6 क्लास में इन चीजों को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने ये डिस्कशन फौरन से स्टार्ट कर दिया। आपको छोटे बच्चों वाली बात मैंने समझाने की पे टाइम जाया नहीं किया। ये जो सेल आपके ऊपर नजर आ रहा है, एक सेल था जानवर का, एनिमल का समझ लें इस सेल का एक ऐसा फेज आया जिसमें ये जो क्रोमोसोम है ये डबल हो गए। 2 थे ना, तो 4 हो गए। उसके बाद ये सेल 2 में तकसीम हो गया। ये इसका एक पार्ट इधर, दूसरा इस तरह का इधर, ठीक है। यानी जिस तरह का ये सेल था एग्जैक्टली इस तरह के 2x बन गए। दिस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो बात तो हम यही कर रहे हैं ना कि पेरेंट्स से बच्चों की प्रोडक्शन होती है, तो इसी तरह के सेल रिप्रोड्यूस होते हैं, तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल बनती है। ये जो सेल डिवीजन है इसकी टाइप्स को भी हमने इसलिए देखना है क्योंकि ये इन्वॉल्व है इस पूरे हेरिडिटी प्रोसेस के अंदर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी क्या है? वो सारी तमहीद, वो सारी डिस्कशन जो अभी मैंने की है कि किसी भी जो जानवर है या पौधा है, कोई भी जानदार, कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उनकी करैक्टर्स जो होती है ना
वो उनके बच्चों तक मुंतकिल होती हैं, इसलिए वो अपने वालिदैन जैसे नजर आते हैं। अब ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग है, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी, वरासत। ये है हेरिडिटी। ये प्रोसेस जो है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन कह लें, इज कॉल्ड हेरिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो वाली कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल स्किन कलर, आई का कलर, हेयर कलर, या जो ईयर लोब्स होती हैं आपकी, ये अटैच्ड हैं या फ्री हैं, आपकी हाइट, आपकी इंटेलिजेंस, ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स से मिलती हैं, पेरेंट्स से ही आती हैं इनकी इंस्ट्रक्शंस कि इसका कलर कैसा हो, इसका हेयर कलर कैसा हो। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफरेबल हों, जो पेरेंट्स से बच्चों तक ट्रांसफरेबल हों, उनको हम हेरिडिटी कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये आखिर कौन सी चीज सर अंजाम दे रही है, ऐसी कौन सी एंटिटी है, ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसी कौन सी बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि बाप का कलर ये है तो बच्चे का ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो एग्जैक्टली बाप के जिस्म से जुदा थोड़ी हुआ है। चले किसी हद तक हम ये समझते हैं कि जो मदर होती है उसके जिस्म से बच्चा अटैच होता है, मतलब मैमल्स के अंदर, लेकिन दोनों पेरेंट्स की खुसूसियत उस बच्चे में जाती है, आखिर सेल्स के थ्रू जा रही है ना। उस सेल का हमने तसल्ली से उसको स्टडी किया है आपने पिछली क्लास के अंदर, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब सेल, हम अभी चैप्टर के स्टार्ट में देख रहे थे कि एक सेल दो में तकसीम होता है। अगर ये इस तरह हो जाए, एक सेल यहां से आ जाए, ए सेल, एक सेल जो है वो मदर से आ जाए, उसको हम बी सेल कह दें, इनको मिलाकर अगर सी सेल यानी चिल्ड्रन का सेल बन जाए, सी सेल मैं वैसे ही कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, इसका नाम सी सेल नहीं होता, चाइल्ड बन गया, तो इसके अंदर है बाप का सेल भी आया है और मां का भी सेल मौजूद है। ठीक है, उन सेल्स के अंदर था न्यूक्लियस, सेल के अंदर था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में थे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर थे कुछ कोड्स, कुछ यूनिट्स, जो ये इंफॉर्मेशन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ले जाने का काम करते हैं, उनको हम देखते हैं। These instructions are in the form of biological codes, उनको क्या कहते हैं? जीन्स। ये वो जीन्स हैं, ये वो बुक्स हैं, या ये वो ट्रांजिट है, ये वो इंफॉर्मेशन सेंटर है जहां पे ये मालूमात होती है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो कैरेक्टर्स जा रही हैं वो कैसी होनी चाहिए। तो ये जो जीन्स का, हेरिडिटी, कैरेक्टर्स का, हेरिडिटी का ये जो सारा स्टडी है, इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। आई होप कि ये जो बेसिक डेफिनेशंस थी ये आपको समझ आ गई होंगी। अगली बात उसने वेरिएशन की यहां पे कर दी है कि जाहिर है एक जो बच्चा पैदा होता है वो हम फौरन से जब उसको देखते हैं हम कहते हैं इसकी आंखें इसके बाप की जैसी, इसके बाल इसकी माँ के जैसे, इसका स्किन कलर फलां जैसा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी कैरेक्टर्स भी होती हैं, वो बाज़ औक़ात कहते हैं कि इसकी नाक तो किसी से नहीं मिलती, बाज़ औक़ात कोई मोटी पतली हो जाती है ना, तो वो समझते हैं कि अब ये ना तो बाप कहेगा कि ये मेरे जैसा है, ना माँ कहेगा कि इसका नाक मेरे जैसा, वो कहते हैं नाक पता नहीं कहते थे क्या है। ठीक है, तो वो होती हैं वेरिएशंस। कुछ ऐसी कैरेक्टर्स भी होती हैं, कोई डिफरेंस क्रिएट हो जाती है। अब डिफरेंस दो तरह से होते हैं, एक तो डिफरेंस क्रिएट होगा जेनेटिक, जीन के अंदर ही कोई कोड ऊंचे ऊपर नीचे हो जाएगा, सारे कोड्स ही है ना, कोड मतलब कोड्स के अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है ना, तो कोड अप डाउन भी हो सकता है, म्यूटेशन आ सकती है। दूसरा होता है बच्चा बड़ा होके उसके करैक्टर में कोई चेंज आ जाता है,
तो वो होती है फिजिकल चेंज, उसको हम अडाप्टेशन कहते हैं। एक होती है वेरिएशन डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस होता है अडाप्टेशन, ठीक है, उसको भी हमने अभी देखना है। तो वो जो हम कहते हैं कि भी इधर नाक पता नहीं कहते थे क्या, ठीक है, तो वो वाला जो है ना, वो होती है वेरिएशन। अब डिफरेंस बिटवीन अडाप्टेशन एंड वेरिएशन, तो वेरिएशन होती है जेनेटिक वेरिएशन। फॉर एग्जांपल असेंबली जब होती है क्रोमोसोम्स की, तो जाहिर है क्रोमोसोम ने कटना और दूसरों के साथ जुड़ना होता है। उसके बाद जब डिवीजन होती है, तो डिवीजन के अंदर भी जाहिर है एक सेल ने दो में तकसीम होना होता है, तो कोई ना कोई नेचुरल प्रोसेस के अंदर डिफरेंस कुदरत ने रखा हुआ है। वेरिएशंस के लिए, इख्तलाफ के लिए, चीजों के मुख्तलिफ बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुदरत ने रखा हुआ है। वो जब एक्टिव होता है तो बच्चों में कोई ना कोई ऐसी खसूसियत, फॉर एग्जाम्पल बाप इतना इंटेलिजेंट नहीं था, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया। बाप बड़ा इंटेलिजेंट था तो बच्चा बस ऐसे ही फारग, वो इसको भी ऑन नहीं कर रहे होते कि मेरे पे नहीं गया ये, मैं तो ठीक ठाक पढ़ता था, मुझे तो सब कुछ याद हो जाता था, इसको याद ही कुछ नहीं होता है। तो वो वाले करेक्टर जिनको आप ओन नहीं कर रहे होते, वो वाली, या फिर कोई ऐसी करेक्टर जो आप कहते हैं कि मैं बेशक डल हूं लेकिन ये बच्चा इंटेलिजेंट है ना, तो ये खसूसियत मेरी ही है, ठीक है, हालांकि वो वेरिएशन में जाता है। तो वो वाली करेक्टर्स जो जेनेटिकली चेंज आता है, लेकिन वो आपका एग्जैक्टली मैच नहीं होता, करेक्टर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो ये है जेनेटिक, यानी वेरिएशन which arise due to change in genes। तो ये वही जीन्स हैं, मैं आपको समझाऊंगा ये जीन्स कहाँ पे होते हैं, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और जीन्स के अंदर अंदर जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल या जीन। ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अच्छा, दूसरा क्या है, कोई भी एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस जो है उससे भी जेनेटिक वेरिएशंस आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अडाप्टेशन। तो ये तो बड़ा सादा है कि बच्चा बड़ा हुआ है, उसको आपने किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में रखा जहां पे वो अडॉप्ट कर गया, पेरेंट्स में उस तरह के करेक्टर्स नहीं थे, उसमें डेवलप हो गए। तो फिजिकली बिहेवियरल जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी जानदार की, उसको हम कहते हैं ये, उसको हम अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि सर्द मौसमों में या सर्द इलाकों में जो जानदार रहते हैं, वो अपने जिस्म को वार्म रखने के लिए उनका एक कोई ना कोई सेटअप अल्लाह ने बनाया हुआ है। और जो गर्म इलाकों में ये पौधे पाए जाते हैं, इनके लीफ उस तरह के नहीं होते। कैक्टस को देख लें, ये ऊपर से जो इसका पल्प है ये कवर्ड होता है, और पल्प के अंदर महीनों तक पानी रहता है। कहीं ना कहीं बारिश होगी तो पानी चूस लेंगे, उसके बाद वहां से फूड बनाते रहेंगे, फिर कभी बारिश होगी तो फिर चूस लेंगे। अब ये ऊंट को देख लें, तो ये रेगिस्तान का, इसको शिप कहते हैं, ठीक, शिप ऑफ डेजर्ट। तो इसकी यहाँ पे खुराक और पानी जमा हो जाता है, तो ये भी महीनों तक जो है वो रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने जिस जानदार को जहां पे सरवाइव करवाया है, उसमें वहां की उस उस तौर तरीके या उस इलाके की रहन सहन के मुताबिक उसमें अडाप्टेशंस आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होने लगा कि बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अभी मैं बात कर रहा था कि जीन में आपको बताऊंगा क्या है। देखिए, ये बात तो हमने समझ ली है कि एक होता है सेल, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, छोटे छोटे धागानुमा साख्ते, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, सेल एक से दो में तकसीम होता है, और इनमें से अगर एक सेल जो है नई नस्ल बनाने में यूटिलाइज हो रहा है और दूसरी तरफ से एक और सेल हो रहा है, तो ये दोनों सेल मिलकर दोबारा फिर अगर एक सेल बन रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से हैं, यानी माँ से और बाप से बच्चे के अंदर आएंगे। लेकिन ये आएंगे कैसे? कि सेल एक से एक ही सेल से सारा जानदार बनता है, तो ये मैंने आपको यहाँ भी बता दिया। जब हम वो पौधों की बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन में 6th क्लास में, आपने वो देखा होगा, 2 साल पुरानी बात है लेकिन आपको याद होनी चाहिए।
तो वहां पे भी ये बात हुई थी कि दो जानदारों से मिलके एक जानदार जो बनता है उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो जेनेटिक्स है ये बेस करती है सेल डिवीजन, यानी एक सेल से दूसरा बनेगा तो एक सेल से दूसरे में कोई ना कोई करैक्टर जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो आप इस बात को समझ जाएं कि ये है वो क्रोमोसोम जिस क्रोमोसोम की हम बात करते हैं। ये वो क्रोमोसोम है, ये इस तरह का होता है। अगर इसका छोटा सा पीस काटा जाए तो ये इस तरह का बन जाता है। अब जो पीसेस हैं इनको हम जीन कहते हैं, इनको हम जीन, ये लिखा हुआ जीन कहते हैं। इस जीन के ऊपर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ये असल में कोडिंग फीचर्स ये हैं। इस जीन के ऊपर जो इंफॉर्मेशन या फिर इसके ऊपर जो पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये है, ये जो पाइप्स वगैरह हैं ये नाइट्रोजन की बेसेस होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये सी है, ये जी है, ये ए है, टी है, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ठीक है, इन बेसिस के नाम है प्रॉपरली। हर बेस प्रॉपरली किसी स्पेशल करैक्टर के ऊपर बाउंड होती है। अगर ये यहां से निकलेगी या फिर फॉर एग्जांपल ये जब तकसीम होगा क्रोमोसोम एक से दो में, और ये जो ये धागा, ये जो एक तो धागानुमा साख्त ये है ना क्रोमोसोम कह रहे हैं, इसके अंदर फिर दोहरा धागानुमा साख्त, डबल, जिसको हम हेलिकल कहते हैं, स्प्रिंग नुमा, इसके अंदर फिर डबल हेलिकल ये चल रहा है, ये वाला, ये अलग एक लंबा धागा है। हम कहते हैं ये लंबे धागे को हम डीएनए, मटेरियल का नाम डीएनए, ये धागा डीएनए का है। डीएनए मीन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। यहां से दो तीन चीजों को और भी देखना है कि जीन्स आर सेक्शंस ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैं बता रहा था कि ये धागानुमा साख्तें हैं, इसके ऊपर ये हो गया, इसका एक हिस्सा जीन कहलाता है। तो एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ जीन्स या डीएनए आर अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटी मटेरियल। लो जी, ये जो अगर हम इसको कहें कि जिस तरह एक आपने लैडर या सीढ़ी बनानी है, तो इस सीढ़ी का जो मटेरियल है उसके अंदर ये नाइट्रोजन की बेसेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक, और इसको हम नाम देते हैं, नेम ऑफ मटेरियल इज डीएनए, सेक्शन ऑफ दिस मटेरियल इज जीन, sections of gene are nitrogen bases। अगला हमारा जो कंसेप्ट होगा वो इनके ऊपर होगा, अभी हम देखते हैं। अच्छा, ये क्रोमोसोम हो गए, डीएनए एंड प्रोटीन से क्रोमोसोम बने थे। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये वो इन बातों को दोबारा रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। दे अपीयर एज डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सिर्फ सेल डिवीजन के वक्त पे नजर आते हैं, उसके बाद नहीं। अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आर्म्स, जो टिपिकल क्रोमोसोम होता है उसके दो बाजू होते हैं। यहाँ तो चार नजर आ रहे हैं, ये टूटे हुए होते हैं। ठीक है, उसको हम क्रोमैटिड कहते हैं, दो क्रोमोसोम का हाफ। ठीक है, दो आर्म्स वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसको हम क्रोमैटिड कहते हैं। अच्छा, ये जो हाफ हाफ है ना, यहां से टूटे हुए समझ लो, ये दो तरह से होता है। अगर तो ये सिंपल होगा तो एक क्रोमोसोम इस तरह होता है, दूसरा उसके साथ इस तरह जुड़ा होता है। अगर ये यहां से टूट जाए तो हाफ इसका उधर चला गया, उसका हाफ इधर आ गया, 50-50% है ना। ठीक है, अच्छा, ये इस पॉइंट पे ये मिले हुए थे, इनको कहते हैं सेंट्रोमियर। इस पॉइंट का नाम है सेंट्रोमियर। अब यहाँ एक और बात है कि जब ये सेल डिवीजन होती है तो इंसान की बात अगर हम करें
तो इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी अगर पेयर्स की फॉर्म में होंगे तो 23 होंगे। तो दो किस्म की सेल डिवीजन होती है, एक प्रोटीन मेकर और एक जनरेशन मेकर। एक होती प्रोटीन मेकर, यानी एक बच्चे का जिस्म डेवलप होगा। दूसरी होती जनरेशन मेकर। ये सेल डिवीजन क्या है, इसके लिए नए सेल बनते हैं। इसमें जो सेल बनता है ना, वो जाके नई नस्ल बनाता है। इस टाइप ऑफ सेल में और इसमें फर्क है। इसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, और सोमैटिक सेल बनते हैं माइटोसिस से। इसको हम जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल बनते हैं मियोसिस से, ये भी एक सेल डिवीजन है। इन दोनों के डिफरेंस को भी हमने एट द एंड ऑफ चैप्टर देखना है। अभी हम इसके ऊपर डीएनए के ऊपर मजीद बात करते हैं। डीएनए का मॉडल, अभी हमने देखा है कि एक स्प्रिंग नुमा साख्त है। एक धागा इसका ये नीचे से गुजर रहा है, दूसरा ये ऊपर से आ रहा है, ये दोबारा नीचे चला जाएगा और वो ऊपर यहां से आ जाएगा। ठीक, इसके अंदर क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल साइंटिस्ट के नाम है, जिन्होंने इसको प्रपोज किया और प्रूव भी किया कि ये मॉडल किस तरह का होता है। Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. There are 4 types of nucleotides. For example, we were talking about कि 4 किस्म की नाइट्रोजन बेसेस यहां पे प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पे आपको दिखाया गया था कि A, T, C, G इस टाइप की चीजें लिखी हुई थी। जस्ट आप यहां देखिए दोबारा, ये तो इन्हीं नाइट्रोजन बेसेस के यहां पे नाम लिखे हुए हैं। देखिए जरा, न्यूक्लियोटाइड है ना, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड होगा, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड होगा, साइटोसिन होगा या गुआनिन होगा। ये 4 किस्म की नाइट्रोजन की बेसेस हैं। आरएनए के अंदर यूरासिल भी होता है, यू से उसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए, इसके अंदर फर्क आप 9th क्लास की बायोलॉजी में जाकर पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एक ये, दूसरा ये। दूसरी साइड पे ये जाके इस तरह हो जाएगा, 5 इधर आ गया, 3 उधर चला गया। The 2 strands are held together by hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ ये मिले हुए होते हैं। और आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस ही है ना। द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ये थाइमीन के साथ मिलती है, ए टी के साथ मिलती है, और जो साइटोसिन है वो जी के साथ मिलती है। ठीक है, ये साइटोसिन जी के साथ मिलती है। तो यहां पे सिर्फ इनके कलर्स दिखाए गए हैं, यहां पे इनके नाम लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। यहां तक आई होप कि आपको मॉडल क्लियर हो गया होगा कि डीएनए यानी जो क्रोमोसोम्स के अंदर फिर एक छोटी सी धागानुमा साख्त है, वो क्या है। वो एक्चुअल में डीएनए है। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ऐसा मटेरियल जिसके अंदर कैरेक्टर्स महफूज किए जाते हैं। एक मटेरियल का नाम है, वो मटेरियल इस स्ट्रक्चर में होता है, और इस स्ट्रक्चर को के पीसेस को हम जीन कहते हैं। इस जीन के अंदर ही ये नाइट्रोजन बेसेस जो है वो लगी हुई होती है। 3.5 सेक्शन है हमारा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब जब हमने इस बात को समझ लिया है कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जाते हैं, कौन सा मटेरियल लेके जाता है, उस मटेरियल का मॉडल क्या है, ये 4 चीजें हमने समझ ली हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। और ये बात अभी मैं आपको याद करवाता हूं कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि सेल डिवीजन का जिक्र क्यों हुआ, क्योंकि ये बात स्टार्ट ही सेल डिवीजन से होती है। एक सेल से नया सेल नहीं बनेगा तो नई नस्ल कैसे बनेगी। When an organism forms gametes, स्पर्म बनाते हैं जानदार या एग्स बनाते हैं, फीमेल
ने एग्स बनाने होते हैं, मेल ने स्पर्म्स बनाते हैं। इन सेल का ही नाम है ना, गैमीट सेल्स। ये बनते हैं मियोसिस से। राइट अ चैप्टर, ये अभी इसी चैप्टर के पिछले पेज के ऊपर मैं ये बात कर रहा था कि सोमैटिक सेल्स प्रोटीन बनाते हैं यानी डेवलपमेंट का काम करते हैं, और जनरेशन मेकर सेल जो होते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं नई नस्ल बनाने के लिए। तो यहां से राइट पॉइंट ये निकलता है कि जब मियोसिस होती है तो वो वाले सेल्स बनते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन होती है। अब जब रिप्रोडक्शन होगी तो वो दो सेल से होगी, दो मिलकर एक बनाएंगे। लेकिन हम तो बात कर रहे थे कि सेल डिवाइड होते हैं। पहले हम एक से दो दो बना रहे हैं, फिर हम कहते हैं नहीं एक एक से नया एक सेल बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे 40 क्रोमोसोम वाला एक सेल था तो नए बनने वाले सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। एक यहां से आएगा 23 वाला, एक कहीं और से 23 वाला आएगा, तो ये 40 क्रोमोसोम अगले बच्चे में पूरे हो जाएंगे। हम इस तादाद को डिनोट करते हैं कि अगर सिंगल, इसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, और अगर डबल है तो इसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। अगर जर्म सेल एक आता है फादर की तरफ से तो उसमें 23 क्रोमोसोम होंगे, दूसरा आता है मदर की तरफ से उसमें फिर 23 होंगे, तो ये एन होगा, ये भी एन होगा, यानी हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड। ये जब मिलेंगे तो ये बनेगा 2n यानी डिप्लॉइड। जाइगोट में क्रोमोसोम जाके कंप्लीट होते हैं। जो स्पर्म सेल होता है या एग सेल होता है उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब हम सेल डिवीजन को देखते हैं। सेल डिवीजन बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो हो गई जिससे डेवलपमेंट होती है, जिसको मैं प्रोटीन मेकर कह रहा हूं। दूसरी होती है रिप्रोडक्शन वाली। ये रिप्रोडक्शन वाली का क्या मतलब है? इसमें वो सेल बनते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं, और एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें वो सेल बनते हैं जो डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, प्रोटीन बनाने में, या किसी की जिसको हम कहते हैं कि छोटे बच्चे के बड़ा होने में जो किरदार अदा कर रही है ना, वो माइटोसिस होती है। एक बच्चा है, जाइगोट बना है ना, जब ये वाला, जाइगोट की जरा डेफिनेशन देख लें कि पेरेंट्स यानी माँ से और बाप से दोनों से जो एक एक सेल आता है उसका जो मर्ज होके एक सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। यहां से सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट होती है। इसको हम कहते हैं माइटोसिस, यानी फ्रॉम जाइगोट माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन छोटा बच्चा अब नई नस्ल तो नहीं बना रहा होता ना, उसमें मियोसिस नहीं होती। मियोसिस तब होती है जब वो मैच्योर होता है। इस बात को आपने समझना। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। द सेल व्हिच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। डॉटर सेल कहते हैं जो नया सेल बनता है, यानी एक बड़ा सेल था उससे दो नए बन गए, तो ये डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंट सेल। अच्छा, बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज, उसको हम इंटरफेज कहते हैं। सेल डिवीजन से पहले प्रेपरेशन का फेज है। बिफोर अ सेल डिवाइड्स ईच ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ अ सिंगल क्रोमैटिड। टूट जाता है हाफ हाफ में, यानी इस तरह क्रोमोसोम अगर होगा तो हाफ हाफ में टूट जाएगा, ये इस तरह रह जाएगा, ये इस तरह रह जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अच्छा, it means that each chromosome makes a new chromatid. As a result, each chromosome consists of two chromatids. The process of cell division involves two phases, nuclear division and cytokinesis. इसको भी पिक्चर के साथ हम देखते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन, यानी क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे होते हैं, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म की डिवीजन।
पूरे का पूरा सेल फिर टूट जाता है दूसरे से। एक तो सेल डिवीजन की टाइप ये होगी जिसको हम ग्रोथ वाली कहेंगे, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जाहिर है अगर ग्रोथ होनी है तो ग्रोथ के अंदर अब एक बच्चा है, उसके एक सेल से नया सेल बनना है, उससे फिर आगे नए सेल, और ये सेल उसके जिस्म के अंदर ही रहने हैं। तो हर सेल से जो नया सेल बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम होने जरूरी हैं। लिहाजा ये जो माइटोसिस होती है, यानी माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स व्हिच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितने पेरेंट्स के अंदर होते हैं उतने ही, ये डिफरेंस समझ लें कि ऐसी सेल डिवीजन जिसमें जो पेरेंट सेल है वो दो दो में डिवाइड तो होता है लेकिन क्रोमोसोम की जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि पहले ये है ना, ये इंटरफेस में डबल डबल हो गए, उसके बाद ये टूटे, फिर बिखरे, अब ये ग्रीन वाला उसके साथ इधर इधर चला गया। अच्छा, उसके बाद इंटरफेस, इंटरफेस में प्रेपरेशन होगी, फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। माइटोसिस के अंदर एक सेल दो में डिवाइड होता है, क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती, लेकिन जो सेल की तादाद है वो डबल हो जाती है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। इसका ये प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास मियोसिस। जो माइटोसिस थी वो तो डेवलपमेंट के लिए थी, मियोसिस किसके लिए? मियोसिस में कौन से सेल बनते हैं? ये नई जनरेशन बनाने के सेल बनते हैं। मियोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स ट्वाइस, दो बार होता है, टू फॉर्म फोर डॉटर सेल्स इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखें, ये और मजे की बात है कि अगर मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल दो में तकसीम होता है और हाफ हाफ रह जाती है, लेकिन ये दो बार तकसीम होता है तो फिर बराबर कैसे रहती? मियोसिस वन एंड मियोसिस टू डिवीजन दो स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है मियोसिस की। फर्स्ट जो है उसमें क्रोमोसोम हाफ रहते हैं, 2n से, n प्लस n के दो बनते हैं, और मियोसिस टू के अंदर जो n होता है वो एग्जैक्टली दो में तकसीम होता है और n प्लस n के सेपरेटली दो बनाता है। यानी ये मियोसिस टू जो है ये माइटोसिस जैसी होती। माइटोसिस में भी तो सेल इक्वल ही रहते हैं ना, तो इसमें भी इक्वल। यानी मियोसिस वन के अंदर सेल हाफ रह गए और उस हाफ के इक्वल एक और डिवीजन हो गई, उसको हम मियोसिस टू कहते हैं। तो मियोसिस का प्रोसेस टू स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक सेल चार में डिवाइड होता है अपने हाफ क्रोमोसोम्स लेकर। ये देखिए, the process of meiosis consists of two divisions, meiotic one division and meiotic two division. During meiotic one division, the number of chromosomes is reduced to half as compared to the parent cell. Meiotic two division is similar to mitosis because the half number of chromosome is remained in the four daughter cells. उतने ही रहते हैं। ये जरा माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लें। पहली बात ये कि जो माइटोसिस है इसमें टू डॉटर सेल्स बनते हैं, एक से दो बनते हैं। मियोसिस में चार बनते हैं। जो माइटोसिस होती है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल रिमेन सेम, जितने पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में, लेकिन यहां पे है हाफ हो जाते हैं। सेल दो बनते हैं, इधर चार बनते हैं, इधर सेम रहते हैं, इधर हाफ रह जाते हैं। मियोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल। अब देखें ना, सोमैटिक सेल डेवलपमेंट के काम आते हैं और जो मियोसिस है वो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं। मियोसिस में जो बनने वाले सेल हैं, यानी
मियोसिस से बनने वाले सेल से स्पर्म एंड एग्स बनते हैं, इनको हम गैमीट्स कहते हैं। इनसे मिलकर नया जानदार बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। लिहाजा मियोसिस जो है वो न्यू जनरेशन या जनरेशन मेकिंग के काम आती है, और जो माइटोसिस है वो किसी डेवलपमेंट में, ग्रोथ में, यानी प्रोटीन मेकिंग के काम आती है। नहीं जी, आपका आज का ये जो चैप्टर है ये क्लोज होता है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से इस हेरिडिटी और जो वेरिएशंस का चैप्टर था उसको मैं कंप्लीट करता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, हमें दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।